हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल बायोलॉजी। आज अपन बात करेंगे ब्रेन स्टेम की। देखिए, अपन एक क्लासिफिकेशन है, नर्वस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर है, न्यूरोग्लिया है, और जितना भी टॉपिक है वो अपन ने कवर किया है। अगर आपको ब्रेन स्टेम समझना है उससे पहले आप क्लासिफिकेशन देखिए। क्लासिफिकेशन अगर आपने देखी है, अगर क्लासिफिकेशन की वीडियो आपने देख ली है तो फिर बाद में आपको ब्रेन स्टेम का स्ट्रक्चर समझ में आसानी से आ जाएगा कि ब्रेन स्टेम आखिरकार है क्या। ठीक है। फिर ब्रेन स्टेम के अंदर अगर बात करें तो ब्रेन स्टेम के अंदर तीन ऑर्गन्स आते हैं। इस स्ट्रक्चर में एक ऑर्गन यहाँ पे होगा जो मिड ब्रेन है, वो मिड ब्रेन आएगा, पॉन्स आएगा और मेडुला ओब्लेंगाटा आएगा। ये तीन स्ट्रक्चर मिलके ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करते हैं। फिर नीचे की साइड में स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन स्टेम, जब ब्रेन स्टेम का सबसे नीचे वाला पार्ट मेडुला ओब्लेंगाटा है, और मेडुला ओब्लेंगाटा जब फोरामेन ओवल से नीचे की साइड में जाता है तब इसको अपन स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। यहाँ पे एक छेद होता है, एक पोर होता है यहाँ पे जो क्रेनियम के बीच में है। ठीक है, क्रेनियम की जो बोन्स हैं उनके बीच में एक छेद होता है जिसके थ्रू मेडुला ओब्लेंगाटा आगे के स्ट्रक्चर में बदलता है, जिसको अपन स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, ब्रेन स्टेम है, उसके बाद में अपन मेडुला ओब्लेंगाटा को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये बात मैंने आपको बता दी है कि मेडुला ओब्लेंगाटा इज़ द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम बिटवीन पोन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये पोन्स और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में प्रेजेंट होता है। इट इज़ एंटीरियर एंड पार्शियली इन्फीरियर टू द सेरिबेलम। सेरिबेलम ये वाला पार्ट है जिसके ऊपर लाइंस बनी हुई है। ये लाइंस बनी हुई है, उसके नीचे की साइड में थोड़ा नीचे की साइड में यहाँ पे होता है मेडुला ओब्लेंगाटा, और एंटीरियर साइड में होता है। एंटीरियर का मतलब ये है कि उसका पर्सन का जो फेस है ये एंटीरियर साइड में है, तो इसके एंटीरियर सेरिबेलम के एंटीरियर साइड में ये प्रेजेंट है। ठीक है। फिर बाद में इट इज़ द कॉन्सेप्ट न्यूरल मासेस रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोनोमिक इनवॉलेंट्री फंक्शंस लाइक स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग, swallowing, गैस्ट्रिक, ये सब कुछ बता रखा है। इस सब का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि जब सेल बॉडीज़ अकुमुलेट हो जाती है किसी भी ऑर्गन के अंदर, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने एक अलग से कंसेप्ट आपको बताने की कोशिश की है, पर मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मेडुला ओब्लेंगाटा के अंदर यहाँ पे तो एक ही सेंटर बनाया हुआ है, वो है रेस्पिरेटरी राइम सेंटर। पर यहाँ पे बहुत से सेंटर होते हैं, जैसे कि है स्नीजिंग सेंटर, कफिंग सेंटर, वोमिटिंग सेंटर, स्वेलोइंग, गैस्ट्रिक। ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है, वोमिटिंग को कंट्रोल करना, स्वेलोइंग को कंट्रोल करना, गैस्ट्रिक सिक्रिकेशन को कंट्रोल करना, ये सब कुछ मेडुला के कंट्रोल में होता है। ठीक है। यहाँ पे जब सेल बॉडीज़, ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये सेंटर कुछ नहीं होता। यहाँ पे सेंटर का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब सेल बॉडीज़ होती है न्यूरॉन की, जब एक जगह पे अकुमुलेट हो जाती है, जब एक जगह पे अकुमुलेट हो जाती है तो उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेल बॉडीज अकुमुलेट होती है तब अपन उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो ये रेस्पिरेटरी राइम सेंटर है वो सिर्फ और सिर्फ वो न्यूक्लियस ही है जिसे अपन रेस्पिरेटरी राइम सेंटर बोलते हैं। और वैसे बहुत सारे यहाँ पे देखिए, बहुत से यहाँ पे है, स्नीजिंग सेंटर है, कफिंग है, वॉमिटिंग है, स्वेलोविंग है, गैस्ट्रिक, बहुत से ऐसे सेंटर यहाँ पे पाए जाते हैं। पर जो मेन जो सेंटर है उसे याद रखना है, जो कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और साथ में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आप अगर लिखेंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है। मेडुला ओब्लेंगाटा के अंदर रेस्पिरेटरी राइम सेंटर होता है, और रेस्पिरेटरी राइम सेंटर का फंक्शन ये होता है कि ये देखिए किसी भी मसल, ये वैसे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, और रेस्पिरेशन की जो मसल्स है वो इसी के द्वारा कंट्रोल होती है। और कोई भी मसल तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है जब तक कि कोई न्यूरॉन उसको आके स्टिमुलेट ना करे। जब न्यूरॉन उसको जाके स्टिमुलेट करता है वहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनता है, और फिर बाद में आगे की जो प्रोसेस है कि किस तरह मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है वो जो मस्कुलो स्केलेटन चैप्टर है उसमें अपन पढ़ेंगे अच्छे से। और अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो आपको पता होगा कि वहाँ पे डिपोलराइजेशन होता है, उसके थ्रू फिर वहाँ मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। और रेस्पिरेटरी राइम सेंटर रेस्पिरेशन की जो मसल है, जैसे कि रेडियल मसल्स है डायफ्राम की, और जो मसल है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, उनको कंट्रोल करता है।
देखिए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो थोरेसिक कैविटी है वो अपलिफ्ट होती है। ठीक है, वो थोरेसिक कैविटी अपलिफ्ट होती है, जो अपने लंग्स हैं वो आगे की साइड में, एंटीरियर साइड में अपलिफ्ट होते हैं। और जो डायफ्राम की रेडियल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, जिसके कारण अंदर की जो इंटरनल के जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ने के कारण वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर बनता है, और नेगेटिव प्रेशर बनने के कारण जो एयर है वो बाहर से इन साइड में आती है और इंस्पायरेशन होता है। और इंस्पायरेशन जब होता है तो वो कंट्रोल किया जाता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के थ्रू। ये अपने जो रिदम है, रिदम क्या होगी कि रिदम अपने इस चीज़ को बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद में जो एक्टिविटी है वो वापस दोहराई जाती है, उसे अपन रिदम बोलते हैं। और जो अपना इंस्पायरेशन है वो 2 सेकंड का होता है, और जो एक्सपायरेशन है वो 3 सेकंड का होता है, और हर 3 सेकंड के बाद में इंस्पायरेशन होता है। ये है एक रिदम, और रिदम को मेंटेन करने वाला है रेस्पिरेटरी रिदमिक या फिर रेस्पिरेटरी राइम सेंटर। ठीक है, और इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है वो इसको कंट्रोल करता है। देखिए न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है वो इसको नेगेटिव वे में करता है। देखिए ये इसका कंट्रोल जो रेस्पिरेटरी राइम सेंटर है इसको कंट्रोल करने वाला है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इसको कंट्रोल करता है, इसको रोकता है, इसको स्टॉप करता है। ये इंस्पायरेशन करवाने के बाद में रुकता नहीं है, और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर उसको रोकता है, जिसके कारण इंस्पायरेशन बंद होता है और जो पर्सन है वो एक्सपायरेशन कर पाता है। ठीक है, और एक्सपायरेशन आपको पता है कि कैसे होगा। देखिए जो डायफ्राम है वो फ्लैट था, वो क्या होगा, डोम शेप्ड का हो जाएगा मसल जब रिलैक्स करेगी डायफ्राम की जो रेडियल मसल्स है। और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है जब वो रिलैक्स करेगी तो जो इंटरनल जो कैविटी है थोरेसिक, उसकी वॉल्यूम है, उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगी। पीछे की साइड में अपलिफ्ट हुई थी वो अब पीछे की साइड में आ जाएगी, जिसके कारण एक्सपायरेशन होगा। और जो एपन्यूटॉक्सिक सेंटर है वो क्या करता है कि मान लीजिए आप योगा कर रहे हैं, अलोम विलोम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपका रेस्पिरेशन का जो रेट है वो तो रेस्पिरेशन का रेट तो आपको पता है कम हो जाएगा पर मिनट, पर डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन आपका बढ़ जाएगा। देखिए डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ने का मतलब है जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा। आप काफ़ी समय तक इंस्पायरेशन करके फिर बाद में एक्सपायरेशन में टाइम लगाते हैं, वो है एपन्यूटॉक्सिक सेंटर का काम। वो ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर को कोऑर्डिनेट करता है और उसकी जो एक्टिविटी है उसको बढ़ाता है। ये एक तरह से आप ऐसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि रेस्पिरेटरी राइम सेंटर एक छोटा बच्चा है जिसको जो एक्टिविटीज़ करता रहता है, मतलब इंस्पायरेशन करता रहता है। और जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है वो इसकी उसके फादर की तरह है, जो इसको क्या करता है, इसको कहता है कि बस अब यहाँ पे स्टॉप हो जाओ, मतलब ये इसको स्टॉप करता है, स्टॉप करेगा ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। और एपनियोस्टिक सेंटर क्या करता है, ये बिल्कुल उसके मदर की तरह है, जो इसको क्या करती है, जो इसको सब इसकी जो एक्टिविटी है उसको बढ़ाता है। ये सेंटर इसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, मतलब इसको टाइम इंटरवल है वो थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि जो इंस्पायरेशन की एक्टिविटी है वो 2 सेकंड का होता है, पर ये क्या करेगा उसको 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड तक ले जाता है, और मोर देन 5 सेकंड भी जा सकती है। और वैसे अगर आप देखना चाहें तो आपको पता होगा कि 2 सेकंड का इंस्पायरेशन होता है और 3 सेकंड का एक्सपायरेशन होता है, टोटल 5 सेकंड का इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है। और 5 सेकंड का एक ब्रीथ होता है, एक ब्रीथ पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन 5 सेकंड में करता है। और ऐसे अगर अपन काउंट करें तो 60 सेकंड में अपन करीबन 12 अपने ब्रीथ होते हैं ये। और रेट निकालें अपन, ये तो 12 है, और अगर अपन एक डेविएशन देखें तो 12 से 16 तक नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होती है। ठीक है, ये पोन्स के अंदर जो सेंटर हैं और मेडुला ऑब्लोंगाटा के सेंटर इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, फिर बाद में अपन बात करेंगे डेकोसेशन ऑफ पिरामिड। देखिए डेकोसेशन ऑफ पिरामिड कुछ नहीं है, जब पिरामिड्स, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपने कभी सुना होगा कहीं से कि लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है वो राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, और राइट साइड का जो ब्रेन है वो लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। ये बिल्कुल आपने सही सुना है
कि जो अपना लेफ्ट साइड का ब्रेन है उसके अंदर जो न्यूरॉन्स ये यहाँ पे सेल बॉडीज़ प्रेजेंट होगी। ये आपको पता होगा कि सेरिब्रम के आउटर साइड का पार्ट है वो ग्रे मैटर होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा कि जो न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ है वो अकुमुलेट हो जाती है, जिसका कारण वो ग्रे कलर दिखाई देता है। और यहाँ पे माइलिनेटेड एक्सोन्स होंगी और ये एक्सोन्स आ रही हैं देखिए, और ये एक्सोन्स माइलिनेटेड है जिसके कारण ये वाइट कलर दिखाई देता है। ठीक है, और जब ये वाइट कलर की जो एक्सोन्स हैं वो यहाँ पे आती है, मेडुला ओब्लेंगाटा में आती है, तो ये डेकोसिएशन कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। और क्रॉस करने के बाद में ये जो लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है वो राइट साइड वाले पार्ट को कंट्रोल करेगा, और राइट साइड वाले पार्ट के जो एक्सोन्स हैं वो लेफ़्ट साइड वाले को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम है नीचे की साइड में स्पाइनल कॉर्ड से। अब अपन इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। इन मेडुला ओब्लेंगाटा देयर आर 90% ऑफ एक्सोन इन द लेफ्ट पिरामिड क्रॉसेस टू द राइट साइड एंड 90% ऑफ एक्सोन्स फ्रॉम द राइट साइड पिरामिड क्रॉस टू द लेफ्ट साइड फॉर्म डिकोसिएशन। ठीक है, ये बात यही मैंने बताई है और वही इसे यहाँ पे लिखी हुई है। दैट्स वाई द लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन कंट्रोल और कमांड राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड राइट साइड ऑफ ब्रेन कमांड लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी। The middle part of medulla, there is a crossing of the motor fibers that is called the decussation of pyramid। ठीक, ये अपना स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, ये मैंने मेडुला ओब्लेंगाटा का पार्ट बनाया है, अगली वीडियो में अपन मिड ब्रेन और जो पार्ट बच जाता है अपना उसकी ओर अपन बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो and hope you like the video, then subscribe the channel